हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें 12.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जिस टाइप के बच गए वो हम सारे करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर मेनली हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 के जो डाइट प्रॉब्लम थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली। इसके अंदर डाइट प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे विटामिन ए चाहिए हमारे को, विटामिन सी चाहिए, तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट अपने को पूरी करनी होती है। मतलब कि हर एक इनइक्वालिटी के अंदर साइन आपको क्या मिलेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद आप पूरी कहानी समझ जाओगे कि क्या इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है, कोई भी शॉपकीपर है मान लो, वो क्रिकेट के बैट जो होते हैं वो बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या? क्रिकेट बैट। दो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, एक क्रिकेट बैट और एक टेनिस रैकेट्स। हम हमेशा ये दो चीज़ों की बात करेगा क्योंकि दो वेरिएबल हम यूज करते हैं ना, एक्स क्रिकेट बैट बनाए, वाई टेनिस रॉकेट्स बनाए। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब कोई भी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी भी सामान की, तो उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज में अभी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये रिसोर्सेज होते क्या है। अवेलेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये तो होता नहीं कि वो कितने भी क्रिकेट बैट बना ले और कितने भी टेनिस रैकेट्स बना ले, ऐसे तो फिर कोई भी कंपनी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लेगी। उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं बनाने के लिए बैट और रैकेट्स को, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है उनके ऊपर। अब ये क्या क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, रिस्ट्रिक्शन किस किस चीज़ को लेके हो सकती है, मैं अब आपको ये बताता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस एक तो लेके हो सकती है बच्चों मनी को लेके, यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेके। अब मान लो आप क्रिकेट बैट बनाना चाहते हो, रैकेट्स बनाना चाहते हो, लेकिन आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मान लो 1 लाख रुपए कर सकते हो। तो फिर ये बताओ, 1 लाख रुपए से ज़्यादा अगर खर्चा आ गया तो फिर तो आप नहीं बना पाओगे ना। यानी कि आपके पास एक लिमिटेशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपके पास मैन वर्कर्स, फिर आपके पास फैक्ट्री में मान लो क्या है, वर्कर्स है, वो हाथ से बनाते हैं क्रिकेट बैट या टेनिस रैकेट्स, मान लो वर्कर्स है। मान लो आपके फैक्ट्री में बच्चों 5 वर्कर है। कितने वर्कर है? 5 वर्कर है। एक वर्कर जो है वो दिन में मान लो 7 घंटे काम करता है। एक वर्कर कितने घंटे काम करता है? 7 घंटे। तो यानी कि आप अपने वर्कर से एक दिन के अंदर मैक्सिमम 35 आवर्स ही काम करवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। मतलब कि या तो आपके पास, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मैन आवर्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैन आवर्स। यानी कि हम मैन के अंदर काउंटिंग नहीं कर रहे, हम काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने घंटे अपने पास अवेलेबल है जो वर्कर्स सारे मिलके काम कर सकते हैं। 35, क्योंकि 5 वर्कर और एक वर्कर डेली मान लो मैक्सिमम वो कहता है कि मैं तो 7 ही घंटे काम करूंगा, इसी तरह से हमने उसको नौकरी पे रखा हुआ है। तो हमारे पास मैक्सिमम कितने घंटे अवेलेबल है? 35। यानी कि या तो हम 35 घंटे में प्रोडक्शन करेंगे या फिर उससे कम। 35 से ज़्यादा आवर्स हम यूज नहीं कर सकते, या तो फिर ऐसी आपके पास लिमिटेशन आ सकती है। या फिर बच्चों वर्कर की जगह आती है क्या? मशीन्स। वर्कर की जगह क्या आती है बच्चों? मशीन। जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री में 2 मशीन है, एक मशीन ए है, मशीन कई तरह की होती है ना, मशीन ए, और एक है बच्चों मान लो क्या, मशीन बी। मशीन ए अलग तरह का काम करती है, मशीन बी अलग तरीके का काम करती है। जैसे मान लो आप क्रिकेट का बैट बनाते हो, तो एक तो क्या होती है, उसकी फैब्रिकेटिंग होती है। फैब्रिकेटिंग का मतलब होता है बच्चों अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल को यूज करके उसको बनाना। जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करके, फेविकोल का इस्तेमाल करके बैट हमने क्या है बना दिया, लेकिन फिर उसकी हमारे को क्या करनी होती है, फिनिशिंग करनी होती है। यानी कि उसके ऊपर पॉलिश कर दिया, कुछ भी उसकी फिनिशिंग करनी है अपने को। तो मशीन ए जो काम करती है वो करती है फैब्रिकेटिंग का, मतलब कि लकड़ी फेविकोल का यूज करके इस बैट को बना देती है। और मशीन बी किसका काम करती है बच्चों? फिनिशिंग का। मतलब उस बैट पे मान लो क्या करती है, पॉलिश वगैरह करती है, कोई भी चीज़ हो सकती है फिनिशिंग के अंदर। लेकिन क्या आप ये बताओ, ऐसा हो सकता है कि मशीन ए को आप कभी बंद ही ना करो, 24 घंटे वो चलती रहे, फिर अगले दिन फिर आपने फैक्ट्री खोली, वो मशीन फिर 24 घंटे चलती रहे? ऐसे तो मशीनें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप कहते हो हमारे पास मैक्सिमम जो मशीन हम ए को चला सकते हैं डेली, डेली की बात करेंगे हम, मैक्सिमम कहता है हम 12 घंटे चला सकते हैं। कितने घंटे बच्चों चला सकते हो? 12 घंटे। क्योंकि मान लो रात को हम कहते हैं फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो 12 घंटे दिन में आप मशीन को चला सकते हो। ऐसे मशीन बी को मान लो आप मैक्सिमम कितने घंटे चला सकते हो बच्चों? 10 आवर्स चला सकते हो। कितने घंटे चला सकते हो? 10 आवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या क्या आपके पास लिमिटेशन हो सकती है, पैसे की हो सकती है, मैन आवर्स की हो सकती है, या जो मशीन आपकी फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है उनकी आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, इन रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए हम क्रिकेट बैट और टेनिस रैकेट्स बनाएंगे। अच्छा, कोई भी चीज़ फिर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो बाद में उसको क्या करेगी, सेल करेगी।
उसको बाद में बेचेगी, सेल करेगी, तो हम मान के चलेंगे क्या होगा, इनको प्रॉफिट होएगा। क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होएगा। एक क्रिकेट बैट के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, मान लो हम ये देखते हैं, क्रिकेट बैट के ऊपर और टेनिस रैकेट के ऊपर। मान लो एक क्रिकेट बैट बेचती है तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और टेनिस रैकेट बेचती है तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक्स क्रिकेट बैट बनाए और वाई टेनिस रैकेट्स बनाए, तो मेरे को बताओ आप टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपका। टोटल प्रॉफिट आप जान जाओगे कि 70x प्लस में 40y। ये चीज़ तो आप बहुत आसान लगने लगी। और इसको हम क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। इसको हम बच्चों क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। और लास्ट में इस जेड को हम क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। कॉस्ट को हमेशा क्या करते हैं, मिनिमाइज। प्रॉफिट को हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमाइज। यानी कि हर एक बिजनेसमैन का टारगेट होता है या हर एक फैक्ट्री ओनर का टारगेट होता है कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मैक्सिमाइज करेंगे। तो ये तो निकाल लोगे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर उसके बाद बच्चों हम क्या निकालते हैं, कंस्ट्रेंट्स निकालते हैं। कंस्ट्रेंट्स किस किस तरह की क्वेश्चन में गिवन होगी वो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो तो वो हम एक एग्जांपल से समझ जाएंगे सारी कहानी। पहला क्वेश्चन देखो आपका, एग्जांपल नंबर 8 एक्सरसाइज 12.2 का। इसमें कहता है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो मॉडल बनाती है बच्चों एक प्रोडक्ट के, यानी कि ए और बी। कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब आप यहाँ पे ये मान लो टीवी है ना। टीवी एक प्रोडक्ट है, और टीवी अब एक तरह का तो होता नहीं। टीवी तो मतलब कि हो सकता है 10 तरह के टीवी बनाती हो एक कंपनी, हो सकता है 20 तरह के बनाती हो, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के बनाती है। एक को नाम दे दिया इसने मॉडल ए, और एक को बच्चों नाम दे दिया क्या, मॉडल बी। यानी कि ये जो फैक्ट्री है, ये कंपनी है, ये टीवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है और 2 तरह के टीवी बनाती है जिनका नाम है मॉडल ए और मॉडल बी। या आप ये मान लो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है मान लो टीवी, एक है मान लो फ्रिज, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फिर ये कहता है कि अगर हम एक पीस बनाएंगे किसका, मॉडल ए का। देखो बच्चों, जब आप इस मॉडल ए का एक पीस बनाओगे तो उसके लिए टाइम भी चाहिएगा आपको, पैसे भी चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिएगा यहाँ पे दे रखा है आपको, 9 लेबर आवर्स चाहिए आपको। यानी कि लेबर आवर आपको कितने चाहिए बच्चों, 9। लेबर आवर का मतलब जो मैन आवर्स, जो मजदूर काम करेंगे, मान लो 2-3 तरह के मजदूर मिलके काम करते हैं, टोटल उनको 9 घंटे लगेंगे मॉडल ए का एक पीस, यानी कि एक टीवी बनाने के लिए। हम एक टीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर फैब्रिकेटिंग, यानी कि इसको बनाने के लिए, फैब्रिकेट करने के लिए। और 1 घंटा लगेगा बच्चों इसकी फिनिशिंग में। 1 घंटा लगेगा किसमें, इसकी फिनिशिंग के अंदर। ये हो गया आपका, ये लगेगा आपका क्या बच्चों, फैब्रिकेटिंग में। फिर ये कहता है इसी तरह से मॉडल बी का हम एक पीस बनाएंगे ना, 12 घंटे तो लग जाएंगे फैब्रिकेट करने में, और 3 घंटे लग जाएंगे उसकी फिनिशिंग के अंदर। हो गया। अब आपको ये दिया होगा कि फैब्रिकेटिंग के लिए चाहे हम मशीन यूज करते हैं चाहे लेबर का यूज करते हैं, मैक्सिमम कितने घंटे हमारे पास डेली अवेलेबल है, ये दे रखा है फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग। पहले फैब्रिकेटिंग फिर फिनिशिंग। मैक्सिमम लेबर आवर्स हमारे पास 180 और 30 अवेलेबल है ना। यानी कि डेली हमारे पास 180 घंटे ऐसे हैं जिसमें हम फैब्रिकेटिंग कर सकते हैं, और 30 आवर हमारे पास ऐसे है जिसमें हम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आपके पास 2 लिमिटेशन होगी किसकी, एक तो फैब्रिकेटिंग आवर्स की और एक फिनिशिंग आवर्स की। फिर इन टीवी को कंपनी ने बना दिया तो ये क्या करेगी, सेल करेगी। सेल करेगी तो बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक पीस मॉडल ए का जो एक पीस होगा उस पर 8,000 रुपये का प्रॉफिट, और मॉडल बी का जो एक पीस है उस पर 12,000 का। तो आपसे ये पूछेगी कि पर वीक के अंदर, ये पर वीक की बात हो रही है, डेली की बात नहीं है, ये क्या है बच्चों, पर वीक की बात है, ठीक है। हाउ मेनी पीस ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक सो दैट द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको बताना है। तो यानी कि कहानी सारी वही है। हम क्या बनाएंगे, पहले एक टेबल बनाते हैं। पहले आप क्या बनाओगे, एक टेबल। टेबल बनाने के बाद आपका आधा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हमारे को करना है। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर आपको, टेबल में यहाँ क्या लिखते हैं, जो चीज़ हमारे को बनानी है। यहाँ अपने को बनाना है क्या, एक तो मॉडल ए टीवी का और एक मॉडल बी। ये टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस मॉडल ए को और मॉडल बी को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है अपने को, एक तो चाहिए फैब्रिकेटिंग, है ना। फैब्रिकेटिंग, इसकी फैब्रिकेटिंग करनी पड़ेगी, और एक क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इसकी फिनिशिंग करनी पड़ेगी। अब अपने पास मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख देता हूँ टेबल के अंदर, मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स, मतलब कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने आवर्स अवेलेबल है वो यहाँ पे पहले लिख दोगे ना, तो देखो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा
और बार बार आपको स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स और नीचे लाइन लगा के आप क्या लिख दो, प्रॉफिट, क्योंकि जब आप इनको सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। मॉडल 1 का एक पीस आप बेचोगे तो आपको 8000 का प्रॉफिट हो जाएगा पर पीस, है ना, पर पीस की बात कर रहे हैं। और इसमें आपको बच्चों 12000 का प्रॉफिट हो जाएगा पर पीस, ये हमने लिख दिया। अब मेरे को क्या कहता है मॉडल ए, मैं कहूँगा कि मॉडल ए की मेरे को एक्स यूनिट बनानी चाहिए, है ना, मान लूंगा मैं। और मॉडल बी की कितनी यूनिट बनानी चाहिए, इसको वाई यूनिट, यूनिट कह लो या पीस कह लो, एक ही बात है। अब मैं मॉडल ए की लाइन को अपने छोड़ना नहीं है, मॉडल ए को पकड़े रखो, ठीक है। इसमें एक पीस बनाने के लिए बच्चों फैब्रिकेटिंग पे कितने घंटे चाहिए, 9 यहाँ पे, और 1 घंटा चाहिए बच्चों आपको फिनिशिंग के लिए। फैब्रिकेटिंग का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल फेविकोल वगैरह का यूज करके, या टीवी बनाते हो तो किसी भी तरह का जो रॉ मटेरियल उसमें यूज होता है वो फिनिश कर दिया आपने, उसको बना के टीवी तैयार कर दिया, और बाद में 1 घंटा चाहिएगा उसकी फिनिशिंग करने पे। फिनिशिंग का मतलब ये लगा लो इलेक्ट्रीशियन का काम आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, वो उसमें वायरिंग वगैरह करेगा, उसकी फिनिशिंग कर देगा, टीवी बन के तैयार हो जाएगा। तो एक पीस बनाने के लिए इस टीवी का हमारे को 9 घंटे चाहिए फैब्रिकेटिंग करने में, 1 घंटा चाहिए उसकी फिनिशिंग करने में। ऐसे ही मॉडल बी का एक पीस बनाने में 12 घंटे चाहिए फैब्रिकेटिंग करने में, और बच्चों 3 घंटे चाहिए क्या, फिनिशिंग करने में। मान लो ये टीवी थोड़ा बड़े साइज का है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मैक्सिमम अपने पास फैब्रिकेटिंग के लिए 180 घंटे अवेलेबल है, और 30 आवर्स हमारे पास अवेलेबल है बच्चों फिनिशिंग करने के लिए। बस ये टेबल देखो बन के तैयार होगी, इसके बाद आपका क्वेश्चन यू लगा लो खत्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कितने कितने मॉडल यानी कि पीस बनाए मॉडल ए के और मॉडल बी के। हम लेट करेंगे ही शुड प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर एक्स पीसीज, एक्स तो पीस मान लो बच्चों किसके, ऑफ मॉडल ए एंड वाई पीस बना लो आप, वाई पीसीज ऑफ मॉडल बी। हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट देखेंगे। पहले क्या देखेंगे हम, टोटल प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले बनाएंगे। मान लो हम देखो 8000 प्रॉफिट होता था एक पीस पे, तो एक्स पीस पे ये होगा 12000 रुपये हो जाएगा हमारा, 12y हो जाएगा। इसको क्या मान लो बच्चों, जेड मान लो, इसको जेड मान लो। और लास्ट में अपने को इस जेड की वैल्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमारा टारगेट होता है क्या किया जाए, मैक्सिमाइज। यहाँ पे लिख लो टू मैक्सिमाइज। अब हम इसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, लिमिटेशंस, या क्या लिखेंगे, कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे पास पाबंदियाँ किस किस चीज़ की है, रिस्ट्रिक्शन किस किस चीज़ की है। देखो आर्स की रिस्ट्रिक्शन है, एक तो फैब्रिकेटिंग आर्स की और एक फिनिशिंग आर की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया करो, इसको वाई से मल्टीप्लाई किया करो, दोनों को ऐड करके 180 आर के इक्वल नहीं रखना। बस क्या करना है, देखो ये क्या है आपके 9x + 12y, 9x + 12y, और यहाँ पे 180। देखो हमारे को लग गए इतने घंटे और हमारे पास अवेलेबल है 180, तो जो हमारे आवर्स लगते हैं वो 180 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, या तो 180 के इक्वल होंगे या 180 से क्या होंगे, कम। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर साइन क्या आएगा आपका, लेस देन इक्वल टू का आएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। ये x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30। देखो दो इक्वेशन आ गई, लास्ट में आपको x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। अच्छा पहली इक्वेशन को मैं छोटा कर सकता हूँ, देखो 3 कॉमन लेके काट सकते हो आप, है ना। सब टर्म्स को 3 से डिवाइड करो, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, और 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, क्योंकि इक्वेशन जितनी छोटी होगी आपके लिए ग्राफ बनाना उतना आसान होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा ग्राफ के अंदर आप ये बताओ सारे रिजल्ट क्या आएंगे, ट्रू आएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है जब सारे लेस देन के साइन हो तो आंसर क्या आता है आपका, ट्रू, यानी कि सबसे जो अंदर वाला बॉक्स होगा ना वो आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल ही छोटा ग्राफ बनेगा। डाइट प्रॉब्लम में तो क्या होता था बच्चों, अनबाउंडेड आता था अपना फिजिबल रीजन, हमारे को लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्टेप भी करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टेप सिर्फ और सिर्फ किन क्वेश्चन में करना पड़ता है आपको, डाइट प्रॉब्लम में, बाकी पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी टेबल बना देता हूँ। देखो 3x + 4y = 60। अब हम क्या करेंगे, 3x + 4y = 60, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, x + 3y = 30, x + 3y = 30। हम इसकी टेबल बनाते हैं। देखो क्या क्या आएंगे, x की वैल्यू को आप 0 पुट करो, y 15 आएगा, y को 0 पुट करो, x 20 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू निकाल लो आप। इधर हम x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा 10, और y को 0 पुट करेंगे बच्चों x कितना आ जाएगा हमारा 30।
अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं। अब x की हाईएस्ट वैल्यू मान लो 30 है, तो 1 ये 10 का गैप ले लो, 10 20 और 30, और y एक्सिस पे भी आप 10 20 30 40 50 ये ऐसे गैप बना दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, इसका ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं। 0 15 20 0 0 15 0 15 बच्चों आपको 15 यहाँ पे मिलेगा ना 10 और 20 के बीच में, 0 15 20 0 20 0 पॉइंट आपको ये मिल जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या है आप बच्चों ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकंड। फिर क्या है 0 10 30 0 0 10 0 10 ये रहा पॉइंट, 30 0 ये रहा। इन दोनों को क्या करोगे बच्चों, ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने से ये आपका ग्राफ आ जाएगा सेकंड लाइन का। अब आपको क्या करना है, वही पॉइंट पुट करना है। क्या करोगे, लेट करोगे आप 3x, सॉरी लेट क्यों, अब की बार तो ये तो क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको, ये लेस देन इक्वल टू 60 है और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30 है। पॉइंट पुट करोगे, फॉर्मेलिटी है ये तो सारा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर भी 0 0 पुट करोगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 60 और 0 लेस देन इक्वल टू 30, ये भी ट्रू आएगा और इसका आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। जब सारे आंसर ट्रू आए तो मैंने आपको बता रखा है जो सबसे अंदर वाला ये बॉक्स होता है ये आपका क्या होता है, फिजिबल एरिया होता है ना। ये क्या हो गया बच्चों, फिजिबल एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये आपका कॉर्नर पॉइंट ए मान लो 0 0, इसको क्या मान लो बी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं 20,0, ये मान लेते हैं सी है और ये मान लेते हैं बच्चों डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,10। अब अपने पास सी के कोऑर्डिनेट नहीं है तो सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। दोनों लाइन का क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों लाइन को सोल्व कर लो और सी के कोऑर्डिनेट निकाल लो। 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 और x प्लस 3y इक्वल टू 30। नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 9y इक्वल टू 90। इन दोनों को सोल्व करो, माइनस कर दो। माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 30, y कितना आ जाएगा आपका 6। y को 6 रखोगे तो यहाँ पे बच्चों ये आपका 36, x कितना आएगा 12, तो पॉइंट कितना आ गया आपका 12,6। पहले x लिखते हैं, ध्यान रखना, फिर y लिखते हैं। 12,6 आ गया तो ये पॉइंट जो आपका होगा ना ये क्या होगा 12,6। चारों पॉइंट आ गए। अब अपने को क्या करना है, टेबल बनानी है। कॉर्नर पॉइंट तो निकालने आपको आने चाहिए। यहाँ पे लिखो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे आप लिखो बच्चों जेड। जेड क्या था हमारा 8,000x प्लस में 12,000y। तो ए पॉइंट हमारा है कितना 0 0, बी पॉइंट है 20,0, सी पॉइंट है अपना 12,6 और डी पॉइंट है हमारा 0,10। देखो इन क्वेश्चंस का आंसर 99% क्या आएगा आपका, सी पॉइंट आएगा। क्योंकि आपको पता है ये 0 0 तो हो नहीं सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी ना तो कोई भी टीवी बनाए, ना कोई एक मॉडल बनाए, ना दूसरा मॉडल बनाए और उसका प्रॉफिट हो जाए। प्रॉफिट तो होएगा नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं होता कभी भी कि एक ही एक मॉडल बना दे, दूसरा मॉडल बनाए ना, मतलब इसके 20 पीस बना दे, ये कुछ भी ना बनाए, या इसके कुछ भी पीस ना बनाए, इसके 10। तो हमेशा क्या होता है, कुछ पीस मॉडल ए के, कुछ पीस मॉडल बी के बनाए, तभी वो प्रॉफिट क्या करती है, मैक्सिमाइज कर सकती है। तो आंसर हमारा 99% क्वेश्चन में यही होगा 12 और 6। लेकिन फिर भी आपको रिस्क तो नहीं लेना, पेपर के अंदर तो सोल्व करना दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। इस पे वैल्यू कितनी आएगी जेड की, देखो y तो पुट करना ही मत क्योंकि y तो 0 है। x को 20 पुट करोगे तो 8 इंटू 2 कितना होता है 16 और कितनी 0 आ गई 4 0, यानी कि 1,60,000 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ से जेड कितना आएगा बताओ, जेड कितना आएगा आपका 12 पुट करो, 8,000 इंटू 12 और प्लस 6 इंटू कितना आएगा बच्चों 6 इंटू 12,000, यानी कि ये आपका आ गया कितना 96,000 और प्लस में कितना आ गया आपका 72,000, यानी कि 1,68,000 आ गया है ना, 168 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को पुट कर लो, जो x को 0 और y को ये पुट करोगे 1,20,000 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है ये है ना, देखो ये 160 है, ये 168, ये 120, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये है। सो हम लिख देंगे सो z इज मैक्सिमम एट पॉइंट C 12,6। लेकिन लास्ट में आपको लिखना है ये, सो इट शुड मैन्युफैक्चर या द कंपनी शुड मैन्युफैक्चर 12 units of model A, 12 units of model A and 6 units of model B
टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। मैं कहता हूँ जो हमने अभी तक किया है ना 12.1 एक्सरसाइज में, पहले और दूसरे लेक्चर में, वो अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। वही दो तरह के आइटम बनाती है ये। उसमें मॉडल ए और मॉडल बी थे। यहाँ पे उसको मॉडल ए को नाम दे दिया टेनिस रैकेट और मॉडल बी को क्या नाम दे दिया, क्रिकेट बैट। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। फिर वही बात आ गई कि टेनिस रैकेट हम बनाएंगे तो उसमें 1.5 आवर्स लगेंगे बच्चों, किसमें, मशीन टाइम। यानी कि देखो फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें होती है मशीन के ऊपर बनती है, फिर उनकी जब फिनिशिंग वगैरह करनी होती है, पॉलिशिंग वगैरह करनी होती है, तो वो हाथ से होती है ना, वर्कर काम करते हैं। तो मशीन के ऊपर लगेंगे एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा, और 3 घंटे लगेंगे बच्चों क्राफ्टमैन टाइम। क्राफ्टमैन यानी कि जो उसकी क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, उसकी फिनिशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक क्रिकेट बैट को बनाने के लिए उसमें 3 घंटे तो लगेंगे मशीन पे, और 1 घंटा लगेगा बच्चों किस पे, क्राफ्टमैन फिनिशिंग करने में। फिर वही बात आएगी कि डेली फैक्ट्री के पास मशीन कितने घंटे चल सकती है और क्राफ्टमैन कितने घंटे काम कर सकते हैं। एक दिन में फैक्ट्री के पास अवेलेबिलिटी है किसकी, 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। अब आप समझोगे दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 42 आवर कैसे हो गए बच्चों। मशीन हो सकती है सेम काम को करने वाली 3 मशीनें हो, है ना, तो एक मशीन 14 आवर्स काम कर सकती है। तो टोटल आवर्स की बात करते हैं कितने, 42 आवर्स मशीन से हम काम ले सकते हैं। ऐसे ही 24 आवर हम काम ले सकते हैं किससे, क्राफ्टमैन से। हो सकता है कंपनी में 3 क्राफ्टमैन काम करते हो और एक क्राफ्टमैन डेली 8 घंटे काम करता हो, तो टोटल हमारे पास कितने आवर्स अवेलेबल है, 24 है ना, ये बात है। फिर कहता है कितने रैकेट्स बनाए और कितने बैट बनाए कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, ये नया क्वेश्चन आपका आ गया। कहता है कि कितने रैकेट और कितने बैट बनाने जाने चाहिए इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क टू इट्स फुल कैपेसिटी। मतलब कि फैक्ट्री को अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना है। फुल कैपेसिटी का मतलब होता है अगर मशीन टाइम आपके पास 42 आवर अवेलेबल है ना, तो 42 के 42 आवर वो टाइम आपको यूज करना है, कुछ भी ना तो कम ना ज़्यादा। ऐसे ही क्राफ्टमैन का 24 के 24 आवर्स उनसे काम करवाना है। तो बताओ आप कितने क्रिकेट बैट और कितने रैकेट आपको बनाने चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ। पहला पॉइंट तो मेरा क्या होगा, मैं पहले तो बच्चों क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, है ना, क्योंकि टेबल बनाने के बाद ही तो क्वेश्चन आपका आसान होएगा ना, आपको पता लगेगा। अच्छा टेबल के अंदर ये ध्यान रखना, पहले टेनिस रैकेट है फिर क्रिकेट बैट है, तो उसी हिसाब से चलो, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी, है ना, सिर्फ ध्यान ना देने की वजह से। इसलिए मैं हर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन को देखो ना पेपर के अंदर, आपको ये याद आ जाए कि मैंने ऐसा बताया था कि पहले टेनिस रैकेट है, पहले मैंने टेनिस रैकेट लिख दिया, फिर क्रिकेट बैट है तो मैंने क्रिकेट बैट लिख दिया। फिर इसके ऊपर क्या क्या चाहिए बताओ आपको, एक तो चाहिए मशीन टाइम, एक तो आपको क्या चाहिए मशीन टाइम, तो यहाँ पे लिख दो मशीन टाइम। एक क्राफ्टमैन टाइम चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो बच्चों क्या, क्राफ्टमैन टाइम, क्राफ्टमैन टाइम। और यहाँ पे आप क्या लिख दो कि मैक्सिमम आपके पास कितने सोर्सेज अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े, ये लिख दो। अब ये सोचो आप मैक्सिमम टाइम कितना है, मशीन का तो है बच्चों 42 आवर्स है और क्राफ्टमैन का कितना है 24 आवर्स है। मैं कहूँगा कि मेरे को मान लो एक्स टेनिस रैकेट बनाने चाहिए और वाई क्या बनाने चाहिए, क्रिकेट बैट बनाने चाहिए। अब देखो एक टेनिस रैकेट के ऊपर 1.5 घंटा तो लगता है मशीन पे, है ना, और 3 घंटे लगते हैं बच्चों क्राफ्टिंग करने में उसकी, और इसमें 3 घंटे लगते हैं मशीन पे और 1 घंटा लगता है क्राफ्टिंग करने में। अब आपको ये पता है कि जब हम इनको बनाएंगे तो बेचेंगे, और बेचेंगे तो मान लो क्या होगा, अपने को प्रॉफिट होगा। आप ये मत समझना कि लॉस क्यों नहीं होता, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको लॉस का, सारे में क्या दिखाई गई है, प्रॉफिट दिखाएंगे, ठीक है। एक टेनिस रैकेट को बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। कहता है इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखो हर क्वेश्चन में पहले रैकेट है और फिर क्या है, बैट है, तो ये होगा बच्चों आपका 20 रुपीज़ का और ये होगा 10 रुपीज़ का, यानी कि पर पीस की बात कर रहे हैं, पर पीस। एक टेनिस रैकेट बेचेंगे तो 20 रुपये का प्रॉफिट होगा और एक बैट बेचेंगे तो 10 रुपये का। आपको वही बताना है कि कितने टेनिस रैकेट बनाए और कितने क्रिकेट बैट कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम। 2 क्वेश्चन है, तो हम पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लेट करेंगे हम इट शुड प्रोड्यूस या द फैक्ट्री शुड प्रोड्यूस, हम क्या मान लेंगे, एक्स टेनिस रैकेट्स, पहले हमेशा ही मैं रैकेट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, एंड वाई क्रिकेट बैट्स, ये मान लिया। तो ये बताओ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे को पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो
इस पे टेनिस रैकेट की मैं बात करूं, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये टोटल टाइम कितना अवेलेबल है, यानी कि देखो एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए अपने को मशीन पे 1.5 घंटा लगता है, तो बताओ x बनाने के लिए कितना लगेगा 1.5x। एक क्रिकेट बैट बनाने के लिए मशीन पे 3 घंटे लगते हैं, तो y क्रिकेट बैट बनाने के लिए 3y। अब ये टोटल मशीन वाला टाइम जो है अपने पास वो 42 आवर्स है। तो फिर हम क्या लिख देंगे बताओ, इसको हम लिखेंगे 1.5x प्लस 3y इज इक्वल टू 42। पता लगे ना ये क्यों लिखा, इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम करना है, मतलब कि ये जो आर्स है ना ये 42 ही होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। मैं क्या करता हूँ बच्चों, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये डेसिमल क्या हो जाए आपका खत्म, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का डबल बच्चों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 42 का डबल कितना होएगा 84। अब मैं इसको 3 से क्या कर देता हूँ डिवाइड, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डेसिमल खत्म हो जाए। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि देखो 3 3 3 सब में कॉमन है, तो ये x, ये कितना आ गया 2y, और ये कितना आ गया बच्चों 28। ये तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लिया करो। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। ये क्या है बच्चों आपकी 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को जैसे छोटे बच्चे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लो। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 3x बन जाए। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मैं 3 से डिवाइड करता ही ना तो अच्छा रहता ना। तो ये क्या आ गया आपकी 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये आ गया आपका बच्चों 5y, और ये आ गया आपका 60। तो y कितना आ गया हमारा 12। y की वैल्यू 12 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो 3x प्लस में y कितना है 12, तो 12 आ जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 4 आ जाएगी। सो नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स, नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स को हमने ऊपर देखो क्या माना है x माना है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स ये कितने आ गए बच्चों आपके 12। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या पूछ रखा है, मैक्सिमम टाइम को यूज करे, फुल कैपेसिटी को यूज करे तब कितना हो सकता है। लेकिन बच्चों ऐसा बहुत कम होता है कि फुल कैपेसिटी को यूज कर पाओ, कुछ घंटे क्या हो जाते हैं आपके छूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है, कटिंग के अंदर या फिनिशिंग के अंदर कुछ पार्ट तो हर चीज का वेस्ट होता ही होता है। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या बनाएंगे, इन इक्वेशन बनाएंगे। हमारी जो z थी, z तो क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था बच्चों, ये 20x प्लस में 10y, ये तो क्या बन जाएगा आपका 20x प्लस में 10y। ये क्या है आपका प्रॉफिट है ना। आप इस 20x प्लस 10y को क्या करना चाहते हो, मैक्सिमाइज करना चाहते हो। अब हम क्या लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिटेशन क्या क्या है अपने पास, जैसे जो पिछले क्वेश्चन में लिखी है ना हमने, बस उसकी जगह आपको लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना है। ये रही, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, इसमें बच्चों आप क्या लगाओगे x प्लस 2y इज लेस देन 28, क्योंकि ये जो मशीन आर है ये 28 से ज़्यादा नहीं हो सकते। बस यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। समझ रहे हो ना ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, वही पीछे वाली इक्वेशन है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है बच्चों आपकी 24। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या बनाएंगे, सोल्व करेंगे इसको। नाउ वी सोल्व इट ग्राफिकली, और ग्राफ बनाने का आपको सबसे आसान तरीका मैंने बता ही रखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बच्चों। अब आपको क्या करना है, खुद सोल्व करना है, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है, ना आपको पॉइंट निकालने के अंदर कहीं दिक्कत आएगी, बिल्कुल आसानी से ग्राफ बना दोगे। और जो शेडेड एरिया आएगा वो क्या आएगा बताओ, सबसे इनर बॉक्स आएगा, है ना, इनर मोस्ट बॉक्स। द इनर मोस्ट बॉक्स आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, शेडेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबका आंसर क्या आएगा ट्रू। देखो ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये बिल्कुल सेम वही है। एक मैन्युफैक्चरर है वो नट और बोल्ट बनाता है। तो पहले बच्चों आपने देखे ही होंगे, ये क्या होते हैं, देखो नट होते हैं, है ना, नट, और इसके अंदर ये मान लो क्या होता है, इसका बोल्ट होता है। ये क्या होता है, नट होता है। ये कहाँ पे काम आते हैं, जैसे मान लो हमें पानी की वाटर टैप है, ये इसके अंदर आपके नट बोल्ट सब जगह काम आते हैं। ये तो है ना, ये इसने बोल्ट लगा रखा है, यहाँ पे ये नट लगा रखा है। तो ये जो फैक्ट्री है ये नट और बोल्ट बनाती है। नट और बोल्ट बनाती है बच्चों किसमें, पैकेज के अंदर। पैकेज का मतलब पैकेट। जैसे मान लो इसने एक पैकेट बनाया, ये पैकेट कितने किलो का है अपने को मतलब नहीं है, ये नट का पैकेट है। और इसी तरह का मान लो एक पैकेट है बच्चों, ये इसके अंदर क्या डाल दिया इसने, बोल्ट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक पैकेट की बात कर रहे हैं। अच्छा वही नट बोल्ट को बनाएंगे तो मशीन चाहिए कि अपने को बनाने के लिए, ये हाथ से तो बनते नहीं, ये तो किससे बनेंगे, मशीन से बनते हैं।
नट भी बनाते हैं, बोल्ट भी। देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में जो टेनिस रैकेट थे ना और जो क्रिकेट बैट थे, आप बस यही मान लो कि यहाँ पे टेनिस रैकेट की जगह क्या है, नट्स है, और क्रिकेट बैट की जगह क्या है, बोल्ट है, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को कि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कोई भी डिफरेंट नहीं है। इसमें कहता है एक पैकेट, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। बच्चों कंपनी के पास दो मशीनें हैं, एक तो मशीन ए और एक मशीन बी। इसमें कहता है नट का अगर हम एक पैकेट बनाते हैं, ये वाला एक पैकेट, तो इसके लिए दोनों मशीन पे काम करना पड़ेगा, मशीन ए और मशीन बी। कितने कितने घंटे, 1 घंटा तो मशीन ए पे और 3 घंटे बच्चों मशीन बी पे। ऐसे ही एक पैकेट आप बोल्ट का बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 घंटे मशीन ए पे काम करना पड़ेगा और 1 घंटा बच्चों मशीन बी पे। ये ऐसे रफ में लिखने के बाद क्या होता है, आपकी मिस्टेक नहीं होगी। फिर बच्चों बना दिए, इसको कंपनी क्या करेगी, सेल करेगी, पैकेट के हिसाब से सेल करेगी, है ना, कि एक पैकेट ले जाओ नट का, उसको प्रॉफिट होगा 17.5 का पर पैकेज ऑफ नट्स, है ना। इस पे प्रॉफिट होएगा 17.5 का और इस पे हो जाएगा बच्चों कितने रुपए का, 7 रुपए का। फिर वही बात आपसे पूछेंगे कि बताओ कितने पैकेट नट्स के बनाए और कितने बोल्ट के बनाए कि इसका प्रॉफिट क्या हो जाए मैक्सिमम, और मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास। देखो ये जो मशीनों पे काम करोगे ना, ए पे और बी पे, कहता है इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स ए डे। एट द मोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी मशीनों को 12-12 घंटे चला सकता है। अब एक बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि सर दोनों मशीन का 12 आवर है या एक का। मैं कहता हूँ 12 आवर इसको चला सकते हो आप और 12 आवर से आप इस मशीन बी को चला सकते हो। आप समझ गए, यानी कि मशीन ए और मशीन बी कहती है कि हम डेली जो है ना 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मतलब या तो 12 घंटे काम लो हमारे से या फिर 12 घंटे से कम काम लो। तो बस हम बना लेते हैं अब टेबल। पहले क्या बनाओगे आप, टेबल। ये पहले वो लाइन लिख सकते हो, लेट द कंपनी या द मैन्युफैक्चरर शुड प्रोड्यूस एक्स पैकेट्स ऑफ नट्स एंड वाई पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स। वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों क्या, नट, और यहाँ क्या लिख देते हैं, बोल्ट। इसके लिए मशीन ए पे काम करना पड़ेगा अपने को और मशीन बी पे, ये क्या हो जाएगी आपकी मशीन बी, और फिर उसको हम बनाएंगे और बेचेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस पे प्रॉफिट होगा बच्चों 17.5 का, है ना, 50 लिख दो या 5 लिख दो एक ही बात है। इस पे होगा 7 रुपीज़ का, और ये कैसे, पर पैकेज, है ना, पैकेज लिख दो या पैकेट लिख दो एक ही बात है, पर पैकेट। एक पैकेट बेचेंगे नट का तो उस पर 17.5 रुपये का प्रॉफिट, और बोल्ट का एक पैकेट बेचेंगे तो उस पर 7 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब बात आती है बच्चों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम। मशीन दोनों की दोनों मशीनें, ये भी कहती है मैं भी 12 घंटे काम करूंगी और मशीन बी भी कहती है मैं भी 12 घंटे डेली काम कर सकती हूँ, मैक्सिमम है ना, इससे ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। मशीन की जगह आप पर्सन मान लो, ये 2 पर्सन है, ठीक है। फिर वही बात देखो, नट का पैकेट बनाने के लिए नट वाली लाइन को पकड़े रखो और 1-3 लिख दो, और यहाँ पे बोल्ट वाली लाइन को पकड़ के 3-1 लिख दो, और हम क्या करेंगे, इसके एक्स पैकेट बनाएंगे और इसके कितने पैकेट बनाएंगे बच्चों, वाई पैकेट्स, है ना। पैकेट्स कह लो पैकेज कह लो एक ही बात है, वाई पैकेट्स। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। हम अब क्या लिखेंगे, हम अब लिख देंगे लेट ही शुड प्रोड्यूस। मैं इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, वो तो आसान होता है। एक्स पैकेजेज ऑफ नट्स, नट्स के इतने पैकेट बनाने चाहिए, पहले नट है ना तो मैं पहले एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड वाई पैकेजेज ऑफ बोल्ट्स। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, उसको जेड मान लेता हूँ मैं साथ साथ में। अब ये कहता था कि नट का एक पैकेट बेचने से 17.5 का प्रॉफिट होता, तो एक्स पैकेट बेचने से इतना, ऐसे ही फिर इसके वाई पैकेट बेचने से 7y, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, बिल्कुल आसान होता है मैक्सिमाइज करना। तो फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों, कंस्ट्रेंट्स, कि हमारे पास लिमिटेशन किस किस चीज़ की है, टाइम की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन देख लो बस। अब आपको मैंने बता रखा है कितनी बार कि इसको x से मल्टीप्लाई किया करो, इसको y से, और दोनों को प्लस करके, और 12 के इक्वल नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल टाइम मैक्सिमम 12 आवर्स है। x + 3y बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 12,
और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरी इक्वेशन 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको लिखना ही लिखना है। अब बताओ ये कंस्ट्रेंट्स बन गई। अब इसका यूज करके कितनी आसानी से ग्राफ बन जाएगा, देखो, और ग्राफ कितना छोटा बनेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ना, ये बड़े नहीं आते, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि 6 नंबर के अंदर बच्चे से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनवाना है, फिर इन इक्वेशन भी बच्चा बनाएगा, फिर उसको सोल्व भी करेगा, इसलिए वो क्वेश्चन में जो डिजिट्स है ना वो हमेशा छोटे रखेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ वो आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता है ना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपको करनी आती है या नहीं आती, ऐसे एग्जामिनर का कोई भी मकसद नहीं होता। तो आगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना खुद ही, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, इसमें कहता है एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है 2 टाइप के स्क्रू, एक स्क्रू ए और एक स्क्रू बी। बच्चों स्क्रू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेच होते हैं ना, जिसको हिंदी में पेच बोलते हैं, आप समझते ही हो। एक नेल्स होती है, नेल्स कील जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। नेल्स के अंदर तो क्या होता है, ये चूड़ियां नहीं होती है ना, पेच के अंदर ये चूड़ियां लगी होती है, जिससे टाइटनेस बढ़ जाती है। पेच हम किसी चीज के अंदर फिट करते हैं तो वो टाइट ज्यादा हो जाता है। नेल कई बार क्या होती है, कील, ये स्ट्रेट है, मान लो ये कील दीवार के अंदर जब हम लगाते हैं तो वो निकल भी सकती है कील, ठीक है। इसलिए कील से ज्यादा इफेक्टफुल क्या होते हैं, आपके पेच होते हैं। तो ये स्क्रू है, ये मान लो फर्स्ट टाइप के स्क्रू है ना, ये स्क्रू की टाइप ए है। अब स्क्रू एक टाइप के थोड़े होते हैं, अलग अलग इनका साइज होता है, अलग अलग इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है, बहुत टाइप के स्क्रू होते हैं। एक मान लो ये टाइप के स्क्रू है, तो कंपनी भी ये 2 टाइप के स्क्रू बनाती है और वही पैकेट्स के अंदर बनाएगी, मतलब एक इसका पैकेट, एक इसका पैकेट। इस पैकेट के अंदर कौन से आपको स्क्रू मिलेंगे, ए टाइप के, है ना, सारे के सारे। इस पैकेट के अंदर आपको ये वाले, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, 2 टाइप के स्क्रू बनाती है, स्क्रू ए स्क्रू बी। अब वही बात आ गई, ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन, 2 मशीन चाहिए। इन 2 मशीनों के नाम क्या है बच्चों, एक तो ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटेड, मतलब कि एक मशीन तो ऐसी है जिसका बटन दबाया और वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरी मशीन क्या होती है बच्चों, हैंड, हाथ से चलाएंगे। जैसे आपने कभी गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी हो, जैसे रेहड़ी वाले खड़े होते हैं, एक मशीन तो होती है जनरेटर लगाया होता है, उसने बटन दबाया और मशीन चालू, है ना। एक बेचारा वो क्या करता है, हाथ से मशीन को चलाता है फिर जूस निकालता है, वो ये वही बात है। एक ऑटोमेटिक मशीन है और एक क्या है, हैंड ऑपरेटेड है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ ताकि बार बार इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ के दोबारा आपको ना समझाना पड़े। जो भी चीजें होगी ना मैं टेबल के अंदर लिख दूंगा। आपको देखो यहाँ पे क्या बनाना है, स्क्रू ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रू ए, और यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में क्या, स्क्रू बी। और यहाँ पे मशीन है तो मतलब कि मैक्सिमम टाइम अपने को दिया होगा, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल या मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, कुछ भी लिख दो। अब आपको ये कहेगा कि कितने पैकेट इसके बनाए, कितने पैकेट इसके बनाए। मैं मान लूंगा इसके एक्स पैकेट बनाएंगे, इसके वाई पैकेट। फिर आपको 2 तरह की मशीनें दे रखी है, एक ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, और एक बच्चों कौन सी है, हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन। ये जब बन के तैयार हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे, आप इसको सेल करोगे, सेल करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम क्या लिख देंगे नीचे, देखो सबसे लास्ट में मेरे को दिखाई देगा एक पैकेट, वही पैकेज वाली बात आ गई, यानी कि इन स्क्रू का एक पैकेट आप बेचोगे तो प्रॉफिट होगा आपको 7 रुपए का, और इसका प्रॉफिट होगा बच्चों कितना, 10 रुपए पर पैकेट। ये आपको प्रॉफिट दे दिया। फिर वही बात, स्क्रू ए का जब आप एक पैकेट बनाओगे तो उसके लिए कुछ टाइम चाहिए आपको ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर और कुछ टाइम चाहिए हैंड ऑपरेटेड पे। कितना कितना टाइम चाहिए, मिनट के अंदर है। देखो इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। 4 और 6 लिख दो, उल्ट आगे पीछे मत लिख देना, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। टू क्रिएट ए पैकेट ऑफ स्क्रू ए वाइल 6 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक, अब स्क्रू बी की बात करेंगे, और 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू जनरेट ए पैकेट ऑफ स्क्रू बी। फिर वही बात, ये मशीन कितने कितने, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे, यानी कि एक दिन में ये सिर्फ 4 घंटे काम कर सकती है। बच्चों ये मिनट है और ये क्या है, घंटे हैं, तो हम इसको भी क्या बनाएंगे, मिनट में बनाएंगे। मतलब कि अपने पास 240 मिनट इसकी अवेलेबल है और 240 मिनट ही इसकी अवेलेबल है, ये कह रखा है। ईच मशीन, दोनों मशीनें 240 आवर काम कर सकती है। बस अपने को ये बताना है कितने पैकेट स्क्रू ए के बनाए,
कितने स्क्रू बी के बनाए कि इसका प्रॉफिट क्या हो जाए मैक्सिमम। अब आप मेरे को बताओ, ये टेबल तैयार करने के बाद कोई भी बच्चा शायद ऐसा नहीं होगा कि जो आगे क्वेश्चन को ना समझ पाता हो। अब मैं क्या लिखूंगा, इसके एक्स पैकेट, इसके वाई पैकेट, तो जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस में 10y। आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि अब कोई समझाने वाली इसमें चीज़ बची नहीं। इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से, 4x प्लस में 6y, ये लेस देन इक्वल टू कितना होगा आपका 240। अच्छा, इसको 2 कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके काटने से इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, छोटी है ना, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही ये 6x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 240, इसमें से 3 कॉमन लेके काट देना, 3 कॉमन लेके बच्चों काटोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में सबसे अच्छी बात ये है कि सारे साइन किसके आएंगे, लेस देन इक्वल टू के, और उससे ये फायदा होता है कि जो अपना शेडेड एरिया होगा ना वो सबसे इनर मोस्ट बॉक्स जो होता है, सबसे अंदर वाला बॉक्स है वो आएगा। उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड से क्या निकाल लेना, इसके सॉल्यूशन निकाल लेना, खत्म क्वेश्चन। ये हो गया आपका बच्चों मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब ये और देख लो, अब यही एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जो गांव के अंदर इंडस्ट्री लगी होती है, छोटे छोटे घरों में या छोटी छोटी फैक्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें बनाती है। ये दो तरह की चीज़ें बनाती है बच्चों, एक तो पेडेस्टल लैंप बनाती है और एक वुडन शेड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेडेस्टल लैंप होते हैं ना, जो यानी कि धरती के ऊपर रखे जाते हैं। इसका एक स्टैंड होता है, यहाँ पे लाइट लगी होती है, इस तरह के लैंप तैयार करके देती है ये मान लो वुडन शेड्स है ना, जो खिड़कियों के अंदर भी लगती है, या कोई भी आप चीज़ लगा लो। आप ये मान लो, ये तो मैंने आपको दिखाई है जस्ट पिक्चर, ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। आप पेडेस्टल लैंप को ये मान लो कि ये टेनिस रैकेट्स है ना, जैसे हमने टेनिस रैकेट वाला क्वेश्चन याद है हमारे को। और ये जो वुडन शेड्स है, आप इसको मान लो ये क्या है, क्रिकेट का बैट है। बस दो चीज़ें बनाती है, जब वो कुछ भी बनाए इससे अपने को कोई मतलब है ही नहीं कि वो बना क्या रही है, ठीक है। अपने को तो मतलब है कि उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी जो है ना लिमिटेशन क्या क्या है बस। ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ एक ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि कटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल लकड़ी वगैरह होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसको कटिंग मशीन बोलते हैं। जैसे एक ऑटोमेटिक मशीन थी, एक हैंड ऑपरेटेड। यहाँ पे इनके मशीन के नाम क्या हो गए, एक का कटिंग मशीन और एक का स्प्रेयर। स्प्रेयर क्या होता है बच्चों, जैसे उसके अंदर पेंट वगैरह हम डाल के और पॉलिश करते हैं तो स्प्रे कर देते हैं। हाथ से पेंट करने के बजाय क्या होता है, उसके ऊपर स्प्रे करके आसान रहता है। तो यहाँ पे हम अब क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। साथ साथ में टेबल बना लिया करो, ताकि जो भी अब तो आपको इतनी चीज़ें मैंने पढ़ा दी ना, आपको समझ आ गया कि हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे और हमारे से क्या पूछा जाएगा। वो ये पूछेगा कि कितने पेडेस्टल लैंप बनाएं और कितनी वुडन शेड्स बनाएं कि प्रॉफिट क्या हो जाए, हमारे को मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो हम टेबल बना लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे क्या लिख लो बच्चों, पेडेस्टल लैंप, और यहाँ पे आप क्या लिख लो, वुडन शेड्स। दो आइटम है, ये आइटम का नाम कुछ भी हो सकता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और फिर इसके लिए दो तरह की मशीनें हैं, एक तो बच्चों है कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन में से कुछ भी लिख दो, ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन। और एक आपका क्या है, स्प्रेयर है ना, ये भी एक मशीन है, ये समझ लो आप, ये भी मशीन है। ये दो तरह की मशीन है। और कहता है इट टेक्स, यानी कि एक यूनिट आप पेडेस्टल लैंप की बनाओगे, यानी कि सिर्फ एक पेडेस्टल लैंप आप बनाते हो तो देखो कुछ टाइम लगेगा इस कटिंग मशीन पे और कुछ टाइम लगेगा इसके स्प्रेयर पे। 2 आवर्स तो लगते हैं बच्चों ग्राइंडिंग मशीन पे, यानी कि सिर्फ आप पेडेस्टल लैंप को पकड़े रखो, इसी लाइन में लिखते जाओ, ठीक है। और 3 घंटे लगते हैं स्प्रेयर के, ये लिख दिया, टू मैन्युफैक्चरर ए पेडेस्टल लैंप। फिर कहता है अब बात करेगा किसकी, ये वुडन शेड की। 1 घंटा लगता है ग्राइंडिंग मशीन पे और 2 घंटे लगते हैं स्प्रेयर के, टू मैन्युफैक्चर ए शेड, ये लिख दिया। एक दिन में अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अवेलेबल टाइम, यानी कि डेली हम जो है ना कटिंग मशीन को कितना घंटा यूज कर सकते हैं और स्प्रेयर को कितने घंटे यूज कर सकते हैं वो बताएगा। ऑन एनी डे, देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे पहले स्प्रेयर दे दिया, द स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर, मतलब पहले हम बच्चे जल्दबाजी में 20 यहाँ लिख देते हैं और पूरा क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 20 स्प्रेयर को हम 20 घंटे काम में ले सकते हैं और ग्राइंडिंग कटिंग मशीन को बच्चों 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है और मैं हर छोटी से छोटी बात को पॉइंट आउट करूंगा ताकि आपके दिमाग में फिट रहे कि कभी भी ऐसी गलती एग्जाम में ना हो, ताकि आपसे फिर वही बात, इसको सेल करेंगे तो क्या होएगा बच्चों, प्रॉफिट होएगा। हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो एक ही होती है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। एक आप क्या करोगे, लैंप को बेचोगे, ये भी ध्यान रखना ये लैंप है कि वुडन शेड है ना, तो इससे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होएगा।
और एक शेड को बेचोगे तो इससे आपका 3 रुपये का प्रॉफिट होएगा, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री जो है, कॉटेज इंडस्ट्री छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, तो वो थोड़े प्रॉफिट पे काम करती है। तो वो ये कहेगा कि कितने तो पेडेस्टल लैंप बनाए और कितने ये बनाए कि इसका प्रॉफिट क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम। तो लिख लेना, लेट द मैन्युफैक्चरर या द इंडस्ट्री शुड प्रोड्यूस्ड एक्स पेडेस्टल लैंप एंड वाई यूनिट्स ऑफ वुडन शेड्स। तो बताओ जेड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, 5x प्लस में 3y, ये क्या होएगा टोटल प्रॉफिट। इसको हम क्या कर देंगे लास्ट में मैक्सिमाइज, और इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 12 होएगा। और ये कितना होएगा बच्चों, 3x प्लस में 2y, और ये भी क्या होएगा आपका लेस देन इक्वल टू 20 होएगा। और x y को लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना। इन दोनों का ग्राफ आप जानते ही हो, और वही आप खुद देख लो, लेस देन का साइन है, इसका मतलब आपका जो सारा का सारा जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, इनर मोस्ट बॉक्स होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना अब आपके लिए बिल्कुल आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अंदर। अब देखो बच्चों आपके रह गए ये क्वेश्चन, देख लो अब इसमें एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 2 टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोविनियर। सोविनियर क्या होते हैं बच्चों, कोई भी स्मृति चिन्ह। जैसे मान लो आप आगरा में ताजमहल देखने गए, तो वहां पे बाहर आपको कुछ दुकानों के ऊपर छोटे छोटे लकड़ी के, प्लाईवुड के यानी कि लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे ताजमहल मिलेंगे, ताकि आप यादगार के रूप में आप उसको अपने घर पे लेके आ सको, है ना। जैसे मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ, ये सोविनियर है ना, जो भी है। मान लो ये लंदन टावर है, क्लॉक टावर, तो ये उसकी जो है ना इमेज बना दी। ये मान लो एफिल टावर की इमेज बना दी, ये किसी फेमस गाड़ी की इमेज बना दी, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। अब इसी तरह से मान लो ये प्लाईवुड के बनाए हुए हैं, देखो ये मगरमच्छ की बना दी, ये कोई भी कुछ भी बना दिया। इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोविनियर बोलते हैं, यादगार चिन्ह आप बोलते हैं इनको। तो आप तो यही मान लो कि 2 टाइप के सोविनियर बनाती है। एक का नाम आप मान लो क्रिकेट बैट और एक का मान लो टेनिस रैकेट, वही मतलब है हर चीज़ का, ठीक है। सोविनियर ऑफ टाइप ए, मैं साथ साथ में क्या बना देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, क्योंकि अपने को पता लग गया कि ये क्या बना रही है और फिर क्या कहेंगे ये लास्ट में अपने को प्रॉफिट पूछेंगे अपने से मैक्सिमम। तो हम साथ साथ में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ तो लिख देते हैं टाइप ए के सोविनियर, और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों टाइप बी के। मतलब कि इस टाइप के सोविनियर को मतलब बोल दो टेनिस रैकेट है ये, और इसको आप अपने दिमाग में लेके चलो ये क्रिकेट के बैट है। फिर इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये कहता है सोविनियर ऑफ टाइप ए रिक्वायर 5 मिनट्स ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग। यानी कि पहले तो इनकी लकड़ी वगैरह को क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, है ना, कटिंग टाइम, और फिर असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब इनको फिर जोड़ेंगे सबको, असेंबलिंग टाइम। टाइप ए का एक सोविनियर यानी कि एक रैकेट बनाने के लिए 5 मिनट तो अपने को चाहिए बच्चों। ईच का मतलब यहाँ पे क्या है, एक पीस के लिए दे रखा है ना। एक पीस टाइप ए सोविनियर का बनाने के लिए 5 मिनट तो लगेगी कटिंग में, और 10 मिनट लगेगी बच्चों उसको असेंबल करने में, ये लग गया। फिर टाइप बी की बात करेंगे, 8 मिनट तो चाहिए कटिंग पे, और 8 मिनट ही चाहिए कि बच्चों किस पे, असेंबलिंग पे। फिर हम इसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो क्या होगा, देखो लास्ट में प्रॉफिट यही होगा। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज एक ही होगी। प्रॉफिट 5 रुपये होगा टाइप ए पे, 5 रुपये पर पीस, और टाइप बी पे कितना होएगा बच्चों, 6 रुपीज़ पर पीस। फिर वही बात आएगी कि मैक्सिमम अवेलेबल टाइम कितना है अपने पास, ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम ये कितना गिवन है आप देख लो क्वेश्चन के अंदर। मैक्सिमम अवेलेबल टाइम बच्चों है कितना, देखो देयर आर 3 hours 20 मिनट अवेलेबल फॉर कटिंग। अच्छा ये मिनट में है, ये सारा क्वेश्चन मिनट में है ना। 3 घंटे और 20 मिनट में कितनी मिनट होगी बताओ, 180 + 20 यानी कि 200 मिनट्स, ये तो आपको पता होना चाहिए। एंड 4 hours फॉर असेंबलिंग। 4 hour का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 × 60 यानी कि 240 मिनट्स। अब आपसे यही पूछेगा बताओ टाइप ए के कितने यूनिट बनानी चाहिए हमारे को, टाइप बी के कितने यूनिट या कितने सोविनियर बनाने चाहिए कि हमारा जो है ना ये सारे के सारे रिसोर्सेज भी यूज हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो। तो हम लिखेंगे लेट कर लेना, इसकी x यूनिट बनाए, इसकी y यूनिट बनाए, तो z यानी कि प्रॉफिट कितना होएगा बताओ अपना 5x प्लस में 6y। इसको लास्ट में क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज करना है। इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 8y, ये लेस देन इक्वल टू, हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 10x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 240। अच्छा इस इक्वेशन को छोटा बना लेना 2 से डिवाइड करके, है ना। 2 कॉमन लेके काट दो, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 120। एक इक्वेशन ये, और लास्ट में क्या लिखना है, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे ये टाइप ए के सोविनियर है और टाइप बी के वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स लिखनी जरूरी है। अब ग्राफ बना लोगे, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों आपका इस क्वेश्चन को देखो क्या पड़ता है। एक मर्चेंट है, मर्चेंट क्या होता है, बिजनेसमैन ही होता है, व्यापारी होता है।
वो प्लान करता है कि वो दो टाइप के पर्सनल कंप्यूटर को बेचेगा, एक तो डेस्कटॉप मॉडल और एक बच्चों पोर्टेबल मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे आपने देखा ही होगा सभी बच्चों ने। डेस्कटॉप मॉडल जो हमारे जो है टेबल के ऊपर रखे जाते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते। और पोर्टेबल क्या होते हैं, जिनको हम हिला डुला सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लैपटॉप। लैपटॉप होते हैं वो तो क्या होते हैं, हमारे पोर्टेबल होते हैं। और डेस्कटॉप मॉडल आप समझ ही गए। तो वही बात मान लो, डेस्कटॉप मॉडल को आप अपने दिमाग में लेके चलो, ये रैकेट है, और लैपटॉप को लेके चलो, ये क्रिकेट का बैट है, ठीक है। वही दो चीजें बनाती है। और उसकी कॉस्ट आएगी, एक डेस्कटॉप मॉडल बनाएगी तो 25,000 रुपये कॉस्ट आएगी, है ना। अब की बार कॉस्ट की बात आ गई इसमें। और एक पोर्टेबल मॉडल बनाएगी तो उस पर 40,000 की कॉस्ट आएगी। वो एस्टिमेट करता है कि टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट। देखो बच्चों, कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो ये तो ध्यान में रखती है ना कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना प्रोडक्शन करें। मान लो आपकी कंपनी है, आप डेस्कटॉप मॉडल 5,000 बना दो, लेकिन बिक्री नहीं है 100 की भी, तो फिर वो तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मार्केट के सर्वे करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए इस मर्चेंट ने प्लान बनाया कि मेरी जो मंथली डिमांड है ना, वो इन दोनों तरह के कंप्यूटर्स की बच्चों 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी। ये क्या कर रखा है, टोटल मंथली डिमांड। टोटल का मतलब दोनों मिला के 250 से ज़्यादा मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब कि वो आप कहोगे कि x यूनिट इसकी बनानी चाहिए और y यूनिट इसकी बनानी चाहिए, तो x प्लस y जो होगा अपना वो 250 या 250 से कम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो बच्चों आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। वो जब कोई चीज़ बिकेगी नहीं, आपको क्या होएगा, लॉस हो जाएगा। तो नॉट एक्सीड, विल नॉट एक्सीड का मतलब मैक्सिमम 250 यूनिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। डेटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप, मतलब कितने कितने यूनिट हम दोनों तरह के कंप्यूटर की बनाएं कि मर्चेंट का जो प्रॉफिट हो जाए वो क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम। और एंड ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लैक्स, मतलब कि वो 70 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। उसके पास सिर्फ 70 लैक्स रुपये है ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। प्रॉफिट, एक डेस्कटॉप मॉडल बनाएगा तो 4500 है, पोर्टेबल मॉडल बनाएगा तो 55,000 है। तो हम बना लेते हैं टेबल, हम टेबल बना लेते हैं। अब अपने को सारा क्वेश्चन समझ आ गया कि ये चीज़ वही है, कोई नई बात नहीं है। बस इसमें वो मशीन टाइम और ये वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों क्या, डेस्कटॉप मॉडल। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, डेस्कटॉप मॉडल। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्टेबल मॉडल। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, है ना, या मैक्सिमम चीज़ लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी हम लिखेंगे कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसको बनाओगे तो फिर आपका मशीन लगेगी या हैंड ऑपरेटेड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कॉस्ट दे रखी है। आप मान लो मार्केट से खरीद के लाते हो, आप खुद नहीं बनाते, मान लो क्या है ये, खरीद के लाते हो आप, ठीक है। ये सेल करना चाहता है, मतलब पहले खरीद के लाएगा, अपनी दुकान में स्टॉक करेगा और फिर उसको टाइम आने पे बेच देगा। और इसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 40,000 है। तो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है, 70 लैक्स है। ये क्या है बच्चों आपके पास, मैक्सिमम 70 लैक्स इन्वेस्ट आप पैसा करना चाहते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते बस। और फिर आपको क्या यहाँ पे दिया है लास्ट में, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है बच्चों, प्रॉफिट कितना दिया देखो, इस पे 4500 है डेस्कटॉप मॉडल पे, और पोर्टेबल मॉडल पे कितना है, 5000 है एक यूनिट के ऊपर। तो हम क्या मानेंगे बताओ, आप ये मानोगे कि इसको x यूनिट तो डेस्कटॉप मॉडल की बाय करनी चाहिए और y यूनिट बच्चों किसकी बाय करनी चाहिए, इसको पोर्टेबल मॉडल की। तो यहाँ पे लिख लो, लेट he should buy x units of desktop model and y units of portable model। पोर्टेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, ये है। सो टोटल प्रॉफिट इसका क्या होगा बताओ, टोटल प्रॉफिट एक डेस्कटॉप मॉडल को बेचने से हमारे को 4500 का प्रॉफिट होता है, तो x को बेचने से इतना हो जाएगा, और इसी तरह से इस पे कितना हो जाएगा, 5000 y का हो जाएगा बच्चों। इसको क्या मान लो आप, z मान लो, इसको z मान लो। लास्ट में इसको क्या करेंगे हम, मैक्सिमाइज करेंगे, कर ही देंगे मैक्सिमाइज। तो अब हमारी क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स दो चीज़ों को लेके है, एक तो टोटल क्वांटिटी को लेके कि 250 से ज़्यादा नहीं बनानी हमारे को क्योंकि बिकेगी नहीं, और एक टोटल इन्वेस्टमेंट को लेके, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ, एक डेस्कटॉप मॉडल आप बनाते हो तो 25,000 रुपये लगते हैं, तो x खरीद के लाओगे तो 25,000 x हो जाएगा। उस पर 40,000 लगते हैं तो y पे इतने लग जाएंगे। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट आपकी
लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए बच्चों कितनी 70 लैक्स। 70 लैक्स आपको पता है कैसे लिखते हैं, 70 लिख के उसके आगे 5 जीरो लगा दो, ठीक है। लेकिन ये तो देखो बहुत बड़ा हो जाएगा ग्राफ। मैं कहता हूँ 3 जीरो तो लास्ट की काट दो, 3 जीरो सबसे काट दो तो 25x प्लस 40y इज लेस देन इक्वल टू 7000। इससे भी 5 से डिवाइड कर दो, सभी टर्म 5 से डिवाइड हो रही है, तो जितना छोटा हो सकता है ना बच्चों उतना छोटा ग्राफ बना दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 14 आ जाएगा और 0 0, बस आगे नहीं कटेगा ये। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और फिर बच्चों टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स x एक की y एक की, ये टोटल यूनिट होगी। ये 250 या 250 से कम होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा बिकेगी नहीं, है ना। और लास्ट में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या बनाओगे बच्चों, इसका ग्राफ बनाओगे। तो मैं बना के दिखा देता हूँ ग्राफ। देखो पहली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। लेट करोगे आप 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। और सेकेंड इक्वेशन बच्चों क्या है आपकी, x प्लस y इज इक्वल टू 250। तो इसकी टेबल तो बनाना बहुत आसान है। 2 नंबर का सम 250 है, तो एक पहला 0 होगा तो दूसरे को 250 होना पड़ेगा, और ये अगर 0 होएगा तो इसको 250 होना पड़ेगा। और एक इससे टेबल बना लो आप। 2 ही पॉइंट निकालने अपने को, आसान है ये तो, x और y। बच्चों x को 0 पुट करोगे तो 1400 को 8 से डिवाइड करना, 8 1 जा और 8 7 जा और बच के 4 8 5 जा, तो ये 175 आ जाएगा, 175। और y को अगर 0 पुट करोगे बच्चों तो 1400 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 280 आ गया। मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ बना दिया। अब आप क्या करो, इसका ग्राफ बना दो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अब आप क्या करोगे, x की हाईएस्ट वैल्यू देखो 280 तक है और ये 250, मतलब कि 50-50 का गैप ले लो, ठीक है। 50-50 का गैप आप लोगे तो ग्राफ अच्छा बनेगा। अब आप ये मत सोचो ना कि 50-50 का गैप लेंगे तो 280 कहाँ पे दिखाएंगे बच्चों। 280 का मतलब आप समझ गए, ये 50 का गैप है ना। तो 280 कहाँ पे होगा, 250 और 300 के बीच में होगा। कैसे, देखो ये छोटे छोटे आपको पता है ग्राफ के अंदर ये 10 लाइनें लगी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना। 10 लाइन्स जो है ये छोटी छोटी 10 लाइन्स बच्चों, कितना गैप है इनका 50 है ना। 10 लाइन्स 50 के इक्वल है, 50 का गैप है। अपने को 280 चाहिए, मतलब यहाँ तक बढ़ना है अपने को, 280 बढ़ना है, तो 30 का गैप और चाहिए अपने को। तो एक लाइन में कितना हो जाएगा बच्चों, एक लाइन 6 के बराबर हो जाएगी, तो अपने को चाहिए 30। अपने को क्या चाहिए बच्चों, ये 30 नहीं 5 हो जाएगा ना, 5 30 चाहिए तो 6 लाइन्स, मतलब छोटी छोटी 6 लाइन। तो मतलब कहने का ये जो एक बीच में लाइन होती है, एक इससे अगली लाइन होती है, यहाँ पे आप प्लॉट कर देना, ठीक है। इतना ध्यान से एग्जामिनर देखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 100% पता होना चाहिए। और y की वैल्यू देखो हाईएस्ट कितनी है, 250 है, तो मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ कितना, 25 का, क्योंकि 175 है ना, वो भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये 75, ये क्या हो गया बच्चों 100, ये कितना हो जाएगा आपका 150, ये आपका 175, ये 200, ये 225 और ये कितना हो गया आपका 250। बीच की सारी वैल्यू आपको लिखनी है पेपर में, ये मैंने लिख दी, ये हो गया। अब क्या बना दो, ग्राफ बना दो। देखो 0 175 280 0, बच्चों 0 175 आप बनाओगे तो ये रहा 280 280 0 280 मान लेते हैं, ये पॉइंट है। इनको क्या कर देना, आप ज्वाइन कर देना। इनको ज्वाइन करोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या है, आप सेकंड इक्वेशन बनाओ। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 0 250 250 0, ये तो आसान है। 0 250 ये रहा और 250 0 ये रहा। अब क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बच्चों ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, पॉइंट पुट करोगे, दोनों में पॉइंट पुट करोगे तो देखो इक्वेशन थी आपकी 5x प्लस 8y, ये भी लेस देन इक्वल टू है 1400, और ये भी क्या है आपकी लेस देन इक्वल टू है। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में हर एक क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू ही आती है ना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, चाहे पैसे को लेके हो चाहे टाइम को लेके हो, कुछ भी हो। तो ये ट्रू आएगा और ये भी क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। तो दोनों ट्रू आएंगे तो हमारा जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो सबसे इनर मोस्ट बॉक्स हो जाएगा, ये वाला, ये शेडेड एरिया हो गया अपना। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड से। सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। ये पॉइंट को नाम दे दो मान लो A 0 0, ये तो सॉल्यूशन कभी होगा ही नहीं। ऐसा थोड़े होता है कि कुछ भी आप खरीद के ना लाओ और फिर भी आपको प्रॉफिट हो जाए। ये पॉइंट है मान लो आपको बच्चा B के कोऑर्डिनेट्स कितने बताओ, 250 0। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही मॉडल खरीद लाओ दूसरा, मतलब मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या आएगा आपका। ये पॉइंट है मान लो आपका D
0,175 और ये पॉइंट है बच्चों आपका क्या सी। ये आपका आंसर होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ आपको डेस्कटॉप मॉडल खरीदने पड़ेंगे और कुछ पोर्टेबल, तभी आपको मिला के क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमम। अब इन दोनों लाइनों को सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व करके और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं हम। ये 1400 है बच्चों, ये x प्लस वाई कितना है आपका 250। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर 5 है ना, 5x प्लस 5y, 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, और इनको क्या कर देते हैं माइनस, ये कट जाएगा। 8 में से 5 गए 3 और 1400 में से 250 गए 150, तो y कितना आ गया आपका 50। y बच्चों अगर 50 आ गया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका बताओ 200 आ जाएगा। पॉइंट कितना आ गया ये 200,50। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये बात मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये x कितना आ गया आपका 200 और y कितना आ गया 50। बताओ चारों पॉइंट आ गए। अब आपको क्या बनानी है टेबल, कॉर्नर पॉइंट लिख देना यहाँ पे क्या लिख देना z लिख देना और उसको मैक्सिमम कर देना। मैक्सिमम किस पे होगा, इसी पे होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो बच्चों क्या है, मैंने डाइट प्रॉब्लम करवा दी आपको और आपको मैंने सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम वाले करवा दिए। एक हमारे रह गए क्वेश्चन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है 3 क्वेश्चन, तो वो 3 के 3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। अब हम करते हैं जो एक्सरसाइज 12.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन है मिसलेनियस, यानी कि डाइट प्रॉब्लम या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से अलावा कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो वो भी इसमें दे रखे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अब हम एग्जाम्पल 7 करते हैं। इसमें कहता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स, यानी कि फार्मर ने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड है टू ग्रो 2 क्रॉप्स, क्रॉप एट एक्स एंड क्रॉप वाई। मतलब कि इनके पास टोटल लैंड 50 हेक्टेयर है और उसमें वो 2 तरह की क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स को मान लो आप एक वीट है ना, एक वीट है और एक बच्चों राइस है। ये इसके अंदर 2 तरह की ये फसलें उगाना चाहते हैं, आप एक्स और वाई को ऐसे मान के चलो। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप एक्स एंड क्रॉप वाई पर हेक्टेयर, यानी कि हेक्टेयर का मतलब जैसे मान लो 1 हेक्टेयर इतनी जमीन होती है। अब इसमें मान लो आप वीट उगा दिया, आपने इसमें क्या उगा दिया बच्चों, वीट उगा दिया। 1 हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं। इसको उगाने से फिर हम इसको मार्केट में जब बेचेंगे उससे क्या होगा, हमारे को प्रॉफिट होगा। कितना होगा बच्चों, कहता है अगर फसल एक्स उगाओगे यानी वीट उगाओगे तो आपको 10,500 का प्रॉफिट होगा। हमारे को कितना प्रॉफिट होगा 10,000 और 500 का। इसी तरह से क्रॉप वाई उगाएंगे तो इससे हमारे को इतना प्रॉफिट होगा। ये सब कुछ अपने को दे रखा है। फिर ये बोल रखा है टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स क्या होती है बच्चों, अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। उनको हटाने के लिए हमारे को इसमें लिक्विड हर्बिसाइड छिड़कना पड़ता है, यानी कि कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कना पड़ता है क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई दोनों में, एट द रेट ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में हम वीट उगाएंगे उसके अंदर हमारे को हर्बिसाइड छिड़कना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर्बिसाइड, लिक्विड हर्बिसाइड का यूज करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर के अंदर बच्चों 20 लीटर, 1 हेक्टेयर के अंदर कितना हर्बिसाइड लग जाएगा 20 लीटर। और अगर हम जिस एरिया के अंदर क्रॉप वाई उगाते हैं यानी कि राइस उगाते हैं उसमें 1 हेक्टेयर के अंदर हर्बिसाइड की जो आपकी लागत है वो कितनी हो जाएगी 10 लीटर। तो ये जो चीज़ लिख रखी थी मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दी कि इसका मतलब क्या है। फर्दर कहता है नो मोर देन 800 लीटर ऑफ द हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो ये टोटल हर्बिसाइड मिला के आप यूज करोगे ना, ये 800 या 800 से कम होना चाहिए, यानी कि ये 800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनका वेस्ट एक पॉन्ड के अंदर जाएगा, इस पॉन्ड के अंदर मछलियाँ वगैरह है, अगर इससे ज़्यादा हर्बिसाइड होएगा तो ये मछलियाँ इस तालाब का पानी पी के मर जाएगी। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना मतलब है कि टोटल हर्बिसाइड कितना होना चाहिए 800 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर कहता है कितनी लैंड पे ये वीट एक्स यानी वीट उगाए और कितनी लैंड पे बच्चों राइस, कि इसका प्रॉफिट क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। अच्छा प्रॉफिट कितना होता है वो अपने को दे रखा है 10,500 और 9,000। तो हम मान लेते हैं बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन अब लिख रहा हूं। लेट जो किसान है या जो सोसाइटी है, लेट द सोसाइटी शुड ग्रो, 2 तरह की फसलें हैं। एक तो बच्चों क्रॉप एक्स है, शुड ग्रो क्रॉप एक्स ऑन एक्स हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर पे,
x हेक्टेयर के ऊपर तो क्रॉप x उगानी चाहिए, और क्रॉप y जो उगानी चाहिए उसको बच्चों ये मान लो y हेक्टेयर के ऊपर। ऐसे ही मानते हैं, एक को x मानते हैं और एक को क्या मानते हैं बच्चों, y मानते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं z। टोटल प्रॉफिट को क्या मान लो बच्चों, z मान लो। वो कितना होगा, देखो 1 हेक्टेयर पे क्रॉप x उगाते हैं तो उससे इतना प्रॉफिट होता है, तो x हेक्टेयर पे उगाएंगे तो किससे, इसको 10 से x से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही इसको किससे कर देंगे, y से, 9000 y, यानी हमारा टोटल प्रॉफिट इतना हो जाएगा इस फसल को बेचने से। अब हम क्या लिखेंगे, लिमिटेशंस यानी कि कंस्ट्रेंट्स। लिमिटेशन आप देख लो किस किस चीज़ की है। एक तो आपके पास बच्चों है टोटल लैंड की, उसके पास 50 हेक्टेयर लैंड है, हमने x पे ये उगा दिया, y पे ये उगा दिया, तो ये x प्लस वाई मिलके 50 या 50 से कम ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि लैंड ही नहीं अपने पास इससे ज़्यादा। फिर बच्चों किसकी बात आती है, इसकी हर्बिसाइड की। ये 1 हेक्टेयर में 20 लीटर लगता था जिस एरिया में हमने क्रॉप x उगाई है, तो बताओ x हेक्टेयर में कितना लगेगा, 20x लगेगा। इसी तरह से इसमें कितना लगेगा, 10y, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, 800 हो सकता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये, अब इसमें से मैं 10 कॉमन लेके काट रहा हूँ, 2x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 80, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बस x और y को क्या रख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो, ये आपकी क्या बन गई, इन इक्वेशंस बन गई। अब इनको सोल्व करके हम z की क्या वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमारा टारगेट क्या होता है, मैक्सिमाइज किया जाए। तो मैं इसकी टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर हम कर रहे हैं, x प्लस वाई कितना है हमारा 50, और बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई है 80, 2x प्लस वाई जो है वो है 80। तो टेबल बना लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। x और y, इसको 0 पुट करेंगे तो ये 50 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x 50 आएगा। अब इस सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाते हैं हम, x और y, x को 0 पुट करेंगे y 80 आएगा, और y को 0 पुट करेंगे x कितना आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। इनको इक्वेशन नाम दे दिया करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब इसका क्या बना देते हैं, हम ग्राफ बना देते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू हमारे को लेनी है 80 तक, 80 तक वैल्यू लेनी है तो 10 का गैप ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 और 80। मान लो x की 80 लेनी है वैल्यू, और y की, x की 50 लेनी थी वैसे, y की 80 लेनी पड़ेगी अपने को। y पे मैं 20 का गैप ले रहा हूँ, 20 40 60 80। तो देखो पहला पॉइंट, पहली टेबल है 50 0 0 50, ये रहा 0 50 और ये रहा आपका 50 0। इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और आपकी पहली लाइन का ग्राफ आ जाएगा, पहली इक्वेशन का ग्राफ आ गया ये। अब सेकंड देखो, 0 80 40 0, 0 80 40 0 बच्चों, 0 80 ये पॉइंट है और 40 0 ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। और आपको ये पता है कि दोनों साइन किसके हैं, लेस देन इक्वल टू के है ना, दोनों के दोनों साइन जो है अपने लेस देन इक्वल टू के है। ये इक्वेशन थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और ये इक्वेशन थी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए 0 0 पॉइंट पुट करना है ना। अपने को पता है सारे आंसर अगर ट्रू आते हैं तो हमारा जो एरिया होता है, शेडेड एरिया, वो क्या होता है, सबसे अंदर वाला बॉक्स होता है। ट्रू आ गया तो हमारा जो एरिया होगा ना वो बच्चों ये वाला बॉक्स होगा। अब ये वाला बॉक्स है तो इसको हम कॉर्नर पॉइंट मेथड से सोल्व कर लेंगे। देखो ये पॉइंट हो गया मान लो a 0,0, इसको b मान लो, ये कॉर्नर पे है, ये कितना है आपका 40 0, इसको c मान लो, इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता लेकिन हम निकाल लेंगे, इसको d मान लो, ये कितना है आपका 0,50 है ना, 40 और 60 के बीच में था ये, 0,50 लिया था हमने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। x प्लस वाई कितना है 50 और 2x प्लस वाई आपका कितना है 80, दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे तो x कितना आ जाएगा 30 और y कितना आ जाएगा बच्चों 20। तो ये पॉइंट कितना आ गया हमारा 30 और 20 आ गया। तो बस अब तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। अब आपको क्या बनानी है टेबल, यहाँ पे लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे आप क्या लिखोगे z कितना था हमारा 10,500x और प्लस में 9,000y, और इसके अंदर ये चारों पॉइंट पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन ईजी था ये तो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, इसमें कहता है 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 20 ग्राम ऑफ फैट। यानी कि एक फैक्ट्री है मान लो, या एक शॉपकीपर है, वो 2 तरह की केक बनाता है, एक तो एक तरह का केक और एक दूसरी तरह का केक है ना, 2 टाइप के मान लेते हैं हम, 2 टाइप के केक मान लेते हैं। पहले मैं टेबल बना देता हूँ, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। ये मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप
एक 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 है ना, अपनी मर्जी से मान लेते हैं। और एक केक को हम नाम दे देते हैं किसके, टाइप बी के केक। इस केक को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है, इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, एक तो फ्लोर मतलब कि आटा चाहिए, एक चाहिए फैट, एक चाहिए बच्चों फैट। कितनी कितनी देखो, फर्स्ट काइंड का केक बनाने के लिए मतलब एक एक केक बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए 200 ग्राम तो ये चाहिए है ना, फ्लोर चाहिए आपको। और 25 ग्राम आपको क्या चाहिए बच्चों, फैट चाहिए। फिर दूसरी काइंड का केक बनाने के लिए 100 ग्राम आपको फ्लोर चाहिए, 100 ग्राम, और 50 ग्राम क्या चाहिए, फैट चाहिए। अब वही बात है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg फ्लोर। मतलब आपके पास जो अवेलेबल है, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो क्या क्या है, अवेलेबल क्वांटिटी। फ्लोर कितना आपके पास, 5 kg है, इसका मतलब कि 5000 ग्राम है। आप या तो 5000 ग्राम का यूज कर सकते हो या फिर उससे कम। एंड 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम आपके पास क्या है, फैट है। हम ग्राम में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम में है क्वांटिटी। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज इन मेकिंग ए केक। मतलब कि बाकी जो भी केक को लेके इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, वाटर है या कुछ भी है, उसकी कहता है कोई कमी नहीं है, कितना भी यूज कर सकते हो, बस कमी हमारे पास इन दो चीज़ों की है। ठीक है, ये है। अब ये बोलता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताओ, लिमिटेशन तो कोई दे ही नहीं रखी हमारे को। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ केक कितने बनाए, तो आप मेरे को ये बताओ, हम जो इन इक्वेशन बनाएंगे, अगर आप इन इक्वेशन ये कहते हो कि सर ये बना दो 200x प्लस में 100y इज लेस देन इक्वल टू 5000, मतलब इससे हम ज़्यादा यूज तो कर ही नहीं सकते है ना, इससे कम ही यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा और फिर इसको सेकंड इक्वेशन को लिखूंगा 25x प्लस 50y इज लेस देन इक्वल टू 1000। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, यानी कि आप उसको सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, या कॉस्ट इसने दी होती तो वो तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो फिर हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करेंगे, किसी को भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बिना तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं। हम एरिया मान लो निकाल के छोड़ भी देंगे तो उससे फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं होना। हमारे को कहता है मैक्सिमम कितने केक बनाने चाहिए। बच्चों मैक्सिमम केक का मतलब ये है कि आपके पास 5 किलो फ्लोर है, आप सारा का सारा यूज कर लो। 1000 ग्राम आपके पास फैट है, सारी की सारी यूज कर लो, तभी तो मैक्सिमम बना सकते हैं ना। यानी कि इससे ज़्यादा तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो अपने पास टाइम की कमी, ना पानी की कमी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस ये हमारे पास क्वांटिटी इतनी इतनी है। तो अगर इनका फुली आप यूटिलाइजेशन कर लोगे तो केक क्या बनेंगे, नंबर में मैक्सिमम बनेंगे ना। तो बस इस क्वेश्चन का मतलब यही था। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लो, आप पहले तो लिखोगे ना, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप ए। टाइप ए के कितने केक बनाने चाहिए बच्चों, x, एंड नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप बी के कितने बनाने चाहिए, y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो वही बात, ये x मान्य है, ये y, तो इसको x से मल्टीप्लाई करके इसको y से, दोनों को ऐड करके अब की बार इक्वल टू 5000 रखेंगे। पता लगे ना क्यों, क्योंकि हमारे को मैक्सिमम बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लिख देंगे 200x प्लस 100y इक्वल टू 5000। आप क्या करो, 2 0 से 2 0 काट दो सब में, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 25x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000। 25 कॉमन लेके काट दो, 25 कॉमन लेके काटोगे तो सेकंड इक्वेशन क्या बच गई, x प्लस 2y इक्वल टू 40। बताओ, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू तो निकालनी है आपको, निकाल लेना, और वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन आपसे पूछा है मैक्सिमम कितने केक बना सकते हो, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई है ना, क्योंकि x ये बनाए y ये, तो टोटल पूछा है इसने, तो टोटल करने के लिए आप ऐड कर देना। अब देखो 10th क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, यानी कि मैं जो जो क्वेश्चन रह गए डाइट प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के अलावा आपको वो करा रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है बच्चों, दो दवाइयाँ वगैरह होती है, खेत में छिड़काव करते हैं फसलों को, या तो जल्दी बढ़ाने के लिए या जो भी कीटाणु वगैरह मारने के लिए। 2 तरह के फर्टिलाइजर है, F1 और F2। F1 के अंदर क्या है बच्चों, 10% नाइट्रोजन है, 6% फॉस्फोरिक एसिड है। और F2 के अंदर देखो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ साथ साथ में मैं, क्योंकि टेबल बनाने से फिर अपने को क्या है, बाद में दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये हम क्या मान लेते हैं, फर्टिलाइजर F1, इसको मान लेते हैं F2। अब F1 और F2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, एक तो नाइट्रोजन दे रखी है अपने को, और एक क्या दे रखी है, फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है। F1 फर्टिलाइजर में बच्चों नाइट्रोजन कितनी है, 10% है,
यानी 10% इसका हिस्सा नाइट्रोजन है और 6% क्या है, फास्फोरिक एसिड है। F2 के अंदर 5% नाइट्रोजन है, आपको दे रखा है ये रहा, और 10% क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये भी दे रखा है। आफ्टर टेस्टिंग द सोइल कंडीशन, यानी कि जो खेत की मिट्टी है उसको टेस्ट करने के बाद हमने क्या डिसाइड किया कि सी नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन। अब ये एटलीस्ट है, मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि खेत के अंदर इतनी तो कम से कम उसको रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की। कितनी बच्चों, 14 kg, ये दे रखा है। और 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, 14 kg ही फॉस्फोरिक एसिड चाहिए एटलीस्ट। ध्यान रखना, मतलब कि जैसे डाइट में होता है ना, एटलीस्ट विटामिन ए की इतनी यूनिट चाहिए, ऐसे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। फिर कहता है हम इसको बाजार से जब खरीद के लाएंगे तो उसकी क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है F1 की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़ पर kg। 1 किलो ये 6 रुपीज़ का आएगा, और F2 कितने का आएगा बच्चों, 5 रुपीज़ का आएगा। तो बस आपको यही लिखना है, निकालना क्या होता है लास्ट में कि कितना F1 खरीद के लाएं, कितना F2 की कॉस्ट आपकी क्या हो जाए मिनिमम, और मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी वो भी आपको बताना है, मतलब कि Z की वैल्यू आपको मिनिमम निकालनी है। तो बताओ क्या लिखें, इसको X मान लेते हैं, इसको Y kg मान लेते हैं। तो लेट कर लो आप, C शुड बाय X kg of F1 एंड Y kg of F2, Y kg of F2। हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z लिखते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे। टोटल कॉस्ट को क्या मान लो, Z मान लो। ये 6 रुपीज़ का आता था, वो 5 का आता था, यानी कि 6x + 5y, और इसको हमारे को लास्ट में क्या करना है, मिनिमाइज करना है। टू बी मिनिमाइज या टू मिनिमाइज, कर देंगे मिनिमाइज। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस। कंस्टेंट किस किस चीज़ की है, देखो एक तो नाइट्रोजन की और एक फॉस्फोरिक एसिड की। अब ध्यान देना इस बात पे, नाइट्रोजन आपको परसेंटेज में दे रखी है। परसेंटेज का मतलब x किलो खरीद के लाएंगे, उसमें 10% नाइट्रोजन है, तो बच्चों 10% ऑफ x, छोटा बच्चा भी जानता है कैसे निकालते हैं, 10/100 × x, यही तो निकालते हैं। यानी कि नाइट्रोजन हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ x, और दूसरे में भी तो होगी ना, जो F2 खरीद के लाएंगे इसमें 5% होगी y का, 5% ऑफ y, 5% ऑफ y, और ये टोटल मिला के बच्चों 14 kg होनी चाहिए मिनिमम। यानी कि ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो देखो 10% ऑफ x का मतलब 10x/100, 10x/100, चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूँ आपको। और ये कितना है आपका 5x/100 ऑफ y, सॉरी x नहीं, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल y है। यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, आप y लिख दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। आप ये करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 100 से दोनों तरफ या हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, और 5 कॉमन लेके काट दो, ये 5 कॉमन लेके काटोगे तो बच्चों ये कितना आ गया आपका 2x, और ये कितना आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आएगा 280। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन फॉस्फोरिक एसिड वाली बना लो। ये 6% और 10% है, ये कितनी है बच्चों, 6% ऑफ x है और 10% ऑफ y है। हर एक क्वेश्चन का एक ही मतलब है, सभी क्वेश्चन में आपको एक ही तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 14 है, 6x/100 और प्लस 10y/100, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब की बार यहीं पे काट लो डायरेक्ट, आप 2 पे काट लो इसको, है ना, 2 3 जा, बाद में काटोगे तो इससे अच्छा तो अभी काट लो, 2 पे काटोगे ये, इसको 10 पे मत काट देना, क्योंकि फिर क्या है एलसीएम लेना पड़ेगा, बात वही आएगी। तो ये कितना आएगा बच्चों आपका 3x + 5y, मैं 50-50 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 700। लास्ट में लिख देना एक्स वाई क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व करके क्या बना लो, ग्राफ। और ग्राफ बनाओगे उससे बच्चों क्या आ जाएगी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, अब तो हर एक बच्चा बना ही लेगा। देखो मैं सोल्व कर देता हूँ, 2x + y = 280। अब क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है 2x + y = 280, और सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या है हमारी 3x + 5y = 700। 3x + 5y = 700। इसका ग्राफ बनाना तो है आसान, टेबल बना लो। 2 पॉइंट चाहिए अपने को, ये 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ये यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे बच्चों आप ऐसा करो x और y, देखो x को 0 पुट कर देना। x को 0 पुट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 700 5 से डिवाइड होता है, तो y कितना आ जाएगा आपका 700/5 यानी कि 140। लेकिन y को 0 मत पुट करना, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 700/3 आएगा x, जो कि डिवाइड नहीं होता, 700 3 से डिवाइड नहीं होता, तो आप कुछ और पुट कर लो। आप जहाँ तक हो सके ना कैलकुलेशन में फ्रैक्शन को या डेसिमल को अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा।
यहाँ से x कितना आ गया बच्चों 700 माइनस के 7y और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, चाहे ये सॉरी ये 7y नहीं है, ये 5y है, ये 5y है। इसको क्या कर दो बच्चों आप 5 कर दो, प्लस 5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर आप जो है y की वैल्यू को क्या पुट करोगे, y की वैल्यू अपने को ये पता है कि 600 है या 300 है तो ऐसे डिवाइड हो जाता है 3 से, है ना। यहाँ पे 300 बच जाए ऊपर, तो मैं 700 में से मान लो 400 माइनस कर देता हूँ, 400 माइनस कर देता हूँ 700 में से, तो बच्चों 300 बच जाएगा, 300 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो y को कितना पुट करें कि 400 बन जाए 5y, y को 80 पुट कर दो, ऐसे सोचना है बस आपको छोटी छोटी चीज़ें। आप y को कितना पुट कर दो 80, 80 पुट करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, x है ना, x कितना आ गया 100 और y को आपने कितना पुट किया था 80। अब इसके अंदर देख लो, अब यहाँ पे आप y को 0 पुट करोगे बच्चों, x कितना आ जाएगा आपका 140। अब देखो x को 0 पुट करोगे तो y 280 आ जाएगा, आपका मन करे तो पुट कर लो, 280 थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर आप चाहते हो तो 280 से छोटा करना तो फिर एक वैल्यू आप वैसे ही निकाल लो दूसरी। यहाँ से y कितना आएगा बताओ, 280 माइनस के 2x होता है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि x को 0 ही पुट करना है, आप x को कोई और वैल्यू पुट कर लो। आप x को बच्चों मान लो 100 पुट कर दो, x को 100 पुट करोगे तो y यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 80 आ जाएगा ना, y 80 आ जाएगा जब आपने x को क्या पुट किया 100 पुट किया। तो अब आप क्या कर लो ग्राफ बना लो इसका, x की वैल्यू 140 तक है और y की वैल्यू भी कितनी है 140 तक है, तो 20-20 का गैप लेके हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो कोशिश किया करो कि वैल्यू को छोटी रखो, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो पाए। ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो 20-20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 और 140, ऐसे यहाँ पे ले लो बच्चों 20 40 60 80 100 120 140, ये हमने लिख दिया। अब हम ग्राफ बना देते हैं, देखो 140 0 180, 140 0 बच्चों कहाँ पे होगा 140 0 होगा ये, और फिर 180 100 x 100 है और y कितना है 80, तो ऊपर जाओ 80 तक, ये पॉइंट लिख लेना, आप साथ साथ में पॉइंट भी लिख दिया करो ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो लाइन हमारी होगी ये होगा इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, इसको आगे बढ़ा दो ये लो ताकि जरूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर पाए। अब देखो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है बच्चों 0 140 180, 0 140 180, तो देखो 0 140 और 180, 180 तो यही पॉइंट है, ये पॉइंट क्या था आपका 100 और 80 था, है ना। अब क्या करो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ग्रीन वाले पॉइंट्स को, इन दोनों को ज्वाइन करोगे बच्चों एक ग्राफ आपका ये बन गया। अब हम क्या करेंगे हम पॉइंट पुट करके देखेंगे इन दोनों के अंदर, देखो ध्यान से देखो ग्रेटर देन है, ये भी क्या है ग्रेटर देन है, पुट करोगे जब इसमें 0 0 आपको पता लग गया यहाँ से, इसमें भी आप 0 0 पुट करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा ना। 0 0 में अगर ग्रेटर देन का साइन हो और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों का आंसर क्या आता है फॉल्स आता है, और फॉल्स आता है तो हमारा जो एरिया होता है वो कौन सा होता है सबसे बाहर वाला, यानी कि अनबाउंडेड, ये वाला एरिया होता है। अनबाउंडेड आ गया तो इसका मतलब एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, है ना, एक स्टेप हमारा बच्चों अनबाउंडेड में बढ़ जाता है, वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। अब देखो ये लाइन क्या है आपकी नीचे जाएगी ना, ग्रीन लाइन आगे भी तो जाएगी, इस तरीके से ये पूरा एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है, आगे तक करना है इसको, ये हो जाएगा आपका। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये करना है शेडेड एरिया के अंदर, देखो एक तो ये पॉइंट है आपका, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हमें सिर्फ ये A है मान लो, ये B है और ये C है, हमें सिर्फ किसके बारे में पता है B के बारे में 180, ना तो A पता अपने को ना C पता। अब A के ऊपर देखो, A के ऊपर कौन सी दो लाइन मीट करती है बच्चों, एक तो x एक्सिस है ना, ये एक तो क्या है x एक्सिस है जहाँ पे y क्या है 0, और एक कौन सी लाइन है बच्चों ये ग्रीन वाली, यानी कि सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन है 3x + 5y = 700, 3x + 5y = 700, ये है ना। तो ये पॉइंट कितना है मैं आपको ये बताता हूँ, ये x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस के ऊपर y आपका कितना होता है 0 होता है, y को 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा आपका 700/3, यानी कि x 700/3 है और y कितना है बच्चों 0 है। फिर ऐसे ही ये पॉइंट है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर x तो क्या होता है 0, और फर्स्ट इक्वेशन देखना 2x + y = 280, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों 2x + y = 280, y एक्सिस के ऊपर बच्चों x कितना होता है 0, तो
y कितना आ गया 280, मतलब कि x है ये 0 यहाँ पे और y कितना है बच्चों 280। तो ये 3 पॉइंट मैंने ऐसे निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब हम बच्चों क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। अब तो आगे कर ही लोगे, तीनों पॉइंट निकाल दिए मैंने, देखो तीनों पॉइंट से क्या टेबल बना के और वैल्यू पुट कर देना, जो आपकी मिनिमम आए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 11th क्वेश्चन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी आपका 2021 का भी पेपर हुआ था, उसमें भी इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ईजी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये बना ही किसके लिए है, आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको पता है लेंथी तो होते ही नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें कहता है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, देखो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं अपने को पता है, डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये सारी की सारी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, 1 2 और ये फिर है ना, ये नॉन नेगेटिव होती है। इनके कॉर्नर पॉइंट ये है बच्चों 1 2 3 और 4, ये 4 हमने क्या है कहता है ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के हमने कॉर्नर पॉइंट निकाले तो वे कितने आए, 4 आए। लेट कर लो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा z, वो क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है px प्लस में qy। z क्या है बच्चों, px प्लस में qy है। एक बात इसने ये कह रखी है कंडीशन ऑन p एंड q, मतलब कि p और q के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट बोथ ऑफ दीज पॉइंट, यानी कि z की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो इन दोनों पॉइंट के ऊपर अकर करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या होनी चाहिए, सेम, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मान लो 100 है और एक पॉइंट के ऊपर 99 है, तो फिर दोनों पॉइंट पे थोड़ी होगी, फिर तो इसको मानेंगे हम। अगर ये कह रहा है दोनों पे अकर करती है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट 34 एंड एट पॉइंट 05 आर सेम। बस आपको इस लाइन का मतलब ये समझना है कि अगर z की मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे अकर कर रही है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, z की सेम वैल्यू को लेंगे। तो सेम वैल्यू निकाल लो, एट पॉइंट पहले क्या लेंगे बताओ, 34 पे लोगे तो z कितना आएगा बताओ, x को 3 और y को कितना पुट करोगे बच्चों 4। इस इक्वेशन में x की जगह आप लिखो कितना 3 और y की जगह आप लिखो कितना 4। आंसर क्या आ गया, 3p प्लस में 4q आ गया। और इसी तरह से एट पॉइंट आप लोगे 0,5, तो यहाँ पे z क्या आएगा, x को तो 0 रखोगे और y को कितना रखोगे बच्चों आप 5 रखोगे, तो ये कितना आ गया 5q, ये कितना आ गया 5q। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये और ये क्या है सेम है, तो 3p प्लस 4q इक्वल है बच्चों आपका कितना 5q। ये 4q इधर आके माइनस हो जाएगा, q बच जाएगा, तो q किसके इक्वल आ गया 3p के। ये हमारी p और q के ऊपर एक कंडीशन है, मतलब कि p और q के अंदर एक रिलेशन हमने निकाल दिया कि q किसके इक्वल है बच्चों 3p के। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल ही आसान होता है। z की वैल्यू जिन दो पॉइंट के ऊपर इक्वल है बस आपको इक्वल रखना है, ठीक है। पेपर के अंदर थोड़े आप इतना बड़ा करोगे, पेपर के अंदर तो क्या करोगे सीधा, अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप z लिखो अपनी तरफ से, px प्लस में qy है ना, एक बार 3 4 पॉइंट पुट करो, यानी x की जगह 3 पुट करोगे, y की जगह 4, और एक बार 0 5 यानी x की जगह 0 पुट करोगे और y की जगह कितना पुट करोगे 5। तो बस यहाँ से सीधा ही आ जाएगा ना। पेपर के अंदर तो ये 2 लाइनें लिखनी है, मैंने तो आपको सिर्फ सिखाया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको रफ में सोल्व करना है, चाहे कैसे ही करो, ठीक है। तो ये आपके बच्चों खत्म हो गई है एक्सरसाइज अपनी 12.2। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज अपनी मिसलेनियस खत्म करेंगे, जिसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन तो एक जैसे ही हैं जितने हमने सीखे हैं, बट उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज पहली दोनों में कुछ नहीं थे, अब ये मिसलेनियस के अंदर ही आएंगे, तो वो लेक्चर आपको जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए वे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप उनको नहीं पढ़ के गए पहली बार के अंदर, एग्जाम में वे क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो चेंज करके अगर एग्जामिनर देगा बच्चे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। बट वो एक नया कॉन्सेप्ट है, आपको डायग्राम बनाना मैं सिखाऊंगा, कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन अगर वो सीख लिया तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।